हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है रॉल्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। ये दोनों इवेंट 1919 के ही हैं। अब हम इसके लिए जो है इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ओवरऑल उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये रॉल्ट एक्ट आया और ये रॉल्ट सत्याग्रह हुआ और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकला, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका रिज़ल्ट निकला। और इसका भी रिज़ल्ट क्या निकलता है, ओवरऑल जो है असहयोग आंदोलन के बारे में सोचा जाता है और असहयोग आंदोलन लॉन्च किया जाता है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये सब जो है एक सीक्वेंस में चलते हैं सारे इवेंट्स, तो इनको जो है आप अच्छे से समझिए, एक स्टोरी की तरह अच्छे से बढ़िया से समझिए। चलिए, अब सिचुएशन क्या थी, तो हमने अभी पहले भी जो है गांधी जी के काफ़ी सारे मूवमेंट्स कवर किए थे, जैसे चंपारण का हो गया, अहमदाबाद मील स्ट्राइक को किया था, पढ़ा था, और उसमें जो है खेड़ा मूवमेंट भी पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ा था। तो ओवरऑल हम देख रहे थे एक पूरी सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी थी मूवमेंट की। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आप एक तरह से अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें मुद्रास्फीति क्या होता है, तो एक तरह से आप समझ लें महंगाई होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस का जो है बढ़ना जो होता है, एक तरह से महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन है सिंपल भाषा में, ठीक है। जब आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है पर प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो जो अब एपिडेमिक है जो है अकाल वगैरह, इन्फ्लुएंज़ा जैसे चेचक वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बीमारियां फैलना और जो है अनएम्प्लॉयमेंट होना, जॉब्स नहीं मिलना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट थी। अब ऑब्वियसली इससे इंडिया भी बच के तो रहेगा नहीं ना, तो अब इन सब का असर हुआ। अब इससे क्या होगा, जो वहाँ की जो जनता होगी ऑब्वियसली वो असंतोष उनमें पैदा होगा, वो सेटिस्फाई तो नहीं होगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से क्या चाहेगी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे एपिडेमिक की हो, इन्फ्लुएंज़ा की हो, कोई भी हो, उसके लिए वो कुछ जो है राहत दिलवाएं, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स अडॉप्ट करें। बट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं। गवर्नमेंट क्या इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी? नहीं। तो अब भाई ध्यान नहीं देगी तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट सिंपल सा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, है ना। और जो है उसी के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, जो हमने फेस 1 पहले पढ़ा था, जैसे गदर पार्टी। और क्या होगा भाई, जो है जो भी लोग हैं, जैसे कांग्रेस में थे गरम दल, नरम दल, ये जो बट गए थे, सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाती है। और इवन यहाँ तक जो मुस्लिम लीग भी बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ थी, अब कांग्रेस से जाकर मिल जाती है और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें हेल्प करने लगती है। तो इन शॉर्ट जो है जितने भी सारे वर्ग थे सब मिलजुल कर अब गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए जो है विद्रोह को अब दबाना तो पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो उसके लिए जो है एक एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, जो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में युद्धों की वजह से जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। बट अब क्या हुआ, ये मैंने सारी सिचुएशंस आपको बताई कि 1919 के अराउंड तक जो है जो सिचुएशन बन रही थी, तो इस वजह से जो है अब इसे रिप्लेस करके एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, या जिसे हम कहते हैं रॉल्ट एक्ट, उसे पास किया गया, उसे लाया गया, जहाँ इसका उद्देश्य तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से था, पर इसका उद्देश्य ये नहीं था। इसका उद्देश्य था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उनका दमन करना, ठीक है। अब इसका एक्ट का नाम रॉल्ट एक्ट क्यों पड़ा भाई? ये तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, एक क्राइम्स को कंट्रोल करना था, तो रॉल्ट एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जो सेडिटेशन कमेटी थी किसके अंडर थी? सिंड्रे रॉल्ट के
जो कि जज थे, ठीक है, इस ब्रांच के लंदन में, तो उनके नाम पे ये पड़ा। अब पॉइंट ये है कि भाई इसमें ऐसा क्या था इस एक्ट में जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, भारतीय थे, वो जो है भाई एक पूरा सत्याग्रह तैयार कर देते हैं इनके खिलाफ। तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल होंगे इसमें, तो हम इसी पे ही बात करते हैं। तो जैसे ये रहा, अंग्रेज़ों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन, जो मैंने बोला कि भाई इनका पर्पस ही यही था कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाना, दमन करना, रिप्रेस करना, ठीक है। और क्या था कि किसी भी तरह के जो भारतीय हैं उनका पर्सनल एक्सप्रेशन या फिर उनकी लिबर्टी जो है उन्हें उससे वंचित कराना, ये एक इसका पर्पस था। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो भी भाई उन्हें लगा कि भाई कोई व्यक्ति है, मतलब जो राजद्रोह कर रहा है या विद्रोह कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ संदेह पे, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है बट उन्हें लगता है, तो वो उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। और क्या किया इन्होंने, और क्या किया, प्रेस में सख्ती से नियंत्रण किया। क्यों? क्योंकि भाई ये भी प्रेस एक ऐसा माध्यम बन रहा था जिसकी वजह से जो है नेशनलिस्ट फीलिंग जो है लोगों में डेवलप करना और इजी हो रहा था, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा था, इसीलिए जो है इस पे कंट्रोल किया गया। आगे और क्या किया गया, तो भाई जो जितने भी अपराध करे जा रहे थे और लग रहा था कि भाई निचली अदालत में न्यायाधीश ने बोल दिया कि भाई ये तो अपराधी है, तो अब जो है इस अधिनियम की वजह से वो उच्च न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता। मतलब कह दिया दोषी हो तो दोषी हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो है, और ये भी रूल बना दिया गया, जो पुलिस है, पुलिस ने अगर ये बयान दे दिया कि भाई तुम मुजरिम हो, तुमने ऐसा ऐसा किया, तो उसे ही साक्ष्य बनाया जाएगा। गिरफ्तारी, एक तो पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा संदेह के नाम पे, वहीं पुलिस जो भी बोल देगी वही साक्ष्य बना दिया जाएगा, और वो आपको बिल्कुल ही सज़ा दे देंगे जो उन्हें देनी है, और फिर आप जो है कहीं और अपील भी नहीं कर सकते। तो ये तो भाई अलग ही लेवल पे पूरा तरीके से कंट्रोल करना था। तो अब क्या हुआ जो है, अब कोई व्यक्ति, चलो ठीक है, उसने सज़ा भी ले ली, जो भी सज़ा इन्होंने दी, जेल में जितने साल या जैसे भी, तो सज़ा पूरी कर ली। अब दोषी जब है बाहर निकला तो उसको ये क्लियर कर दिया कि भाई अच्छा व्यवहार बना के तुम्हें रखना पड़ेगा, इसी वजह से तुम्हें एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और चलो सिक्योरिटी अमाउंट तो जमा करो ही करो, बट आपको जो है ऐसी जगह जहाँ जैसे राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बेसिकली पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसी जगह जाके वो मतलब मीटिंग्स वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर वो फिर से जाके करेगा तो वो फिर से जो है रेबेलियन क्रिएट करेगा, लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करेगा। इसीलिए मतलब निकलने के बाद भी, जेल से बाहर निकलने के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म ही नहीं हुई। अब इसी सब रूल्स की वजह से जो है, जो ये 3M है हम जो कह रहे हैं, ठीक है, ये 3M, इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। अब ये 3M कौन थे जिन्होंने काउंसिल से इस्तीफ़ा दिया था? वो थे जो है मज़हारुल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसी के अगेंस्ट जो है, इसे जो है गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कह कर जो है अपना पहला ऑल इंडियन सत्याग्रह या रोल्ट एक्ट, जो रोल्ट सत्याग्रह है, उसको स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1919 को, जो कि संडे था, ठीक है। और ये पहला सत्याग्रह था। तो अब आप कहोगे भाई इससे पहले भी तो सत्याग्रह किए थे, पर खास बात यह है कि इसमें जो सत्याग्रह किया गया वो पूरे इंडियन लेवल पे हुआ था, जहाँ पहले सिर्फ एक सीमित एरिया तक था, जैसे चंपारण, ये खेड़ा, अहमदाबाद, पर अब जो सत्याग्रह हुआ या भूख हड़ताल उस समय पे हुई थी अहमदाबाद मिल में, तो वो जो है अब काफ़ी हाई लेवल पर हुआ, पूरे इंडिया में हुआ। तो क्या क्या हो रहा था उस समय, क्या क्या कंडीशन बन रही थी, शॉप्स को लूटा जा रहा था जो ब्रिटिशर्स पे, और हिंद स्वराज जैसी बुक्स जो थी जो गांधी जी की, अब बैन लगा हुआ था छपने पे, देने पे। तो उन्होंने क्या किया भाई, उसकी जो कॉपीज़ थी खुद ही जाके जो है
उसकी पब्लिसिटी करके उनकी कॉपीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई। तो अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, उसके बाद में क्या होता है, पंजाब में ना बड़ा तगड़ा विद्रोह जो है भड़क जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लग जाता है मार्शल लॉ। तो अब यही 6 से पहुँच के जो 8 अप्रैल है, यहाँ तक क्या होता है, अब गांधी जी ने देखा भाई बड़ा विद्रोह भड़क गया है, तो अब वो जाते हैं पंजाब के पलवल में, जो बेसिकली आज में तो हरियाणा में आता है, वहाँ गए थे और वहीं पर जो है उन्हें गिरफ्तार करके बम्बई ले जाया गए। वो तो शांत करने गए। अब वहीं उसके अगले दिन जो है 9 अप्रैल को वहाँ पे रामनवमी थी, तो पंजाब के अमृतसर में भाई जुलूस निकाला गया। 2 मेन लीडर्स थे जिन्होंने ये जुलूस निकाला, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब भाई ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की रैली को, क्योंकि भाई ये तो हिंदू, ये मुस्लिम, और साथ में मिलकर जो है ये रैली कर रहे थे। तो इसीलिए जो है इनको भी अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने और इन्हें जो है धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जब गिरफ्तारी हुई ना, इसके खिलाफ भी जो है प्रोटेस्ट हुआ। अब रिहाई की मांग की गई। अमृतसर पंजाब का जो डिप्टी कमिश्नर था, उनके आवास के वहाँ भी पहुँच गए कि भाई आपको इन्हें आज़ाद करना पड़ेगा, इनको रिहाई देनी पड़ेगी। तो अब पुलिस, वहाँ की पुलिस भी शांत बैठी नहीं, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। तो अब भाई गोलीबारी शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वहाँ पे, या जो भीड़ है वो भी गुस्से में आ जाएगी। तो इसलिए जो रेलवे स्टेशन थे, टाउन हॉल थे, जितनी भी सरकारी इमारतें थी, बैंक थे, उन सब पे हमला करके जो है भीड़ ने आग लगा दी। अब इस सब चीज़ों में कि भाई एक गोलेबाजी जो है उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो इस सब में जो है 5 तो हैं यूरोपियन या ब्रिटिशर्स, वो मारे गए और 8 से 20 जो हैं इंडियन मारे गए। फिर भी स्ट्रेंथ जो है इंडियंस की ज़्यादा थी इस इंसिडेंट में। तो अब ओवरऑल क्या होता है, 13 तारीख तक आते आते, अभी हमने ऊपर देखा ये सीन जो है 9 तारीख को हुआ, 8 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और 6 को ये जो मूवमेंट है लॉन्च हुआ। आप देख रहे हो ज़्यादा वक्त नहीं जा रहा है, इतनी जल्दी जो है ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और 13 अप्रैल को ये जो है बैसाखी के दिन पर ये इंसिडेंट होता है, जो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल लीडर थे हंसराज, उन्होंने जो है एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की थी जलियांवाले बाग में, ठीक है। अब वहीं से क्या है, क्योंकि बैसाखी थी तो भाई कई सारे लोग जो हैं स्वर्ण मंदिर में भी जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और सभा तो थी ही थी। तो इसीलिए जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल लॉ डायर, उन्होंने ऑर्डर दिया सैन्य अधिकारी को, अपने कर्नल जो है आर डायर को, कि भाई ये जो है सभा, इसको गैर कानूनी घोषित करो और गोलीबारी शुरू कर दो। अब क्योंकि वहाँ का जो है दरवाज़ा सिर्फ एक था और उसको जो है बंद कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है लोग जो है भाग नहीं पाएंगे बच के, अब अंदर ही रह जाएंगे। तो अंदर जो है अब हत्याकांड ये पूरा चल रहा है, गोलीबारी चल रही है, तो मतलब वो हर किसी को मार देंगे। इसी वजह से जो है इसमें हज़ारों से ज़्यादा जो इंडियंस थे ना वो मारे गए। पर ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा दिखाया गया कि ज़्यादा नहीं थे, 379 ही लोग थे जिनकी जो है डेथ हुई थी इस गोलेबाजी में। और वो भी क्योंकि भाई ज़रूरी था, क्योंकि जो है यहाँ पे सभा की जा रही थी। पर एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं थी ना भाई, लोग तो स्वर्ण मंदिर भी जा रहे थे, और चलो ठीक है जो है सभा भी बैठाई जा रही थी, पर हज़ारों लोगों को मार के भी रिकॉर्ड में दिखाया गया 379 पीपल्स जो हैं वो वही मारे गए। तो इसी वजह से जो है ओवरऑल क्या होता है, अब क्योंकि ये इंसिडेंट जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो दिसंबर 1919 तक आते आते ना ये खबर ब्रिटेन तक भी पहुंच जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो वहाँ का जो एक लोकल न्यूज़पेपर था ब्रिटेन में, मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने जब ये सुना ना तो उन्होंने डायर की तो बड़ी प्रशंसा की कि अरे वाह, उसने इतना बढ़िया काम कराया, जिसके लिए 20,000 पाउंड स्टर्लिंग भी जुटाए और उन्हें दिलवाए गए। जहाँ कई लोग उनका समर्थन कर रहे थे, वहीं ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग निंदा भी कर रहे थे, वो इसके अपोज में भी थे। तो अब जैसे हम देखें दीन बंधु एफ एंड्रयूज़ जो थे, उन्होंने तो सीधा बोला कि भाई ये जानबूझकर किया गया हत्याकांड था, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से सिचुएशन बनी, नहीं, ये जानबूझ के किया गया था।
तो अब भाई यहाँ डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे थे, कुछ जो है अगेंस्ट में बोल रहे थे, कुछ तो सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी के लिए जानने के लिए कि क्या ये इंसिडेंट सही था या गलत था, एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था हंटर कमीशन, जो 1919 अक्टूबर में बैठी, जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे और 3 सदस्य भारतीय। और जिनमें अंग्रेज़ सदस्यों में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे जस्टिन रस्किन, और जो भारतीयों में थे सर चमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान। तो अब जो है ये अक्टूबर 1919 में बैठी, पूरा डिस्कशन हुआ 8 मेंबर्स की कमेटी में, और मार्च 1920 तक रिपोर्ट आई कि जो ये रॉल्ट एक्ट है ये एकदम उचित था। और जो जनरल डायर थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि भाई उचित था ना, तो क्या कार्रवाई करना, इसीलिए जो है उनका प्रमोशन किया गया, और प्रमोशन करके जो है उन्हें भारत के कर्तव्यों से मुक्ति दे दी। बेसिकली उन्हें भेज दिया बाहर, उन्हें निकाल कर नहीं, उन्हें प्रमोट कर कर जो है बाहर निकाला इंडिया से। और अब ये सारा हुआ सिचुएशन कि भाई इतना जो है गलत चीज़ हुई, इतना बड़े लेवल पे जो है हत्याकांड किया गया और ये एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए जो है हम जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट फेज़ कर रहे थे, तो सेकंड फेज़ भी हुआ था, हमने बात की थी। अब उसी सेकंड फेज़ में ही ये एक इंसिडेंट हुआ था 1940 में, जाके देख रहे हो आप इतने समय बाद। तो जो माइकल ओ डायर थे वो लंदन में थे, वहाँ पे जो है एक भारतीय अधम सिंह ने, जो भाई नाबालिग ही था, उसने जो है उनकी हत्या कर दी, उन्हीं के घर जाकर। आप देख रहे हो, उनकी हत्या कर दी। पर अब हम बात करें ओवरऑल कि भाई ये हंटर कमीशन और ये सारे इंसिडेंट का जो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, तो जो गांधी जी थे उन्हें 1915 में ना लॉर्ड हार्डिंग द्वारा एक उपाधि दी गई थी जो थी केसरे हिंद, वो इन्होंने वापस लौटा दी कि हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधि। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी, जो किंग जॉर्ज V द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसे भी लौटा दिया। इसी तरह जो है श्री शंकर नारायण जो थे, उन्होंने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया। और इंडियंस ने मिलकर ना एक कमेटी बनाई, जैसे हंटर कमीशन था ना, उसी तरह जो है एक कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी। उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, और उसमें और भी मेंबर्स थे जैसे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास। ठीक है, अब इस कमेटी में उन्होंने जो है रॉल्ट एक्ट की निंदा करी, हंटर कमीशन की निंदा करी, और जो है अब बात की असहयोग आंदोलन शुरू करने की। तो हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि भाई ये जो है रॉल्ट एक्ट की वजह से रॉल्ट सत्याग्रह है, रॉल्ट सत्याग्रह की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाले बाग हत्याकांड से जो है असहयोग आंदोलन की नींव पड़ना शुरू हुआ। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब जो है हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।